हेलो एवरीवन, दिव्यांश दिस साइड फ्रॉम रेजोनेंस। क्लास 7 का चैप्टर चल रहा था हमारा रेस्पिरेशन पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हमने देख लिया था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन तक, दैट वाज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ अब आगे की बात करते हैं कि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो कैसे रेस्पायर करते हैं और उनमें क्या अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं रेस्पायर करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करें कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो अच्छा, गैसेस को एनवायरनमेंट से लेने से लेकर आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज के, सेल्स के अंदर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन तक के अलग अलग स्टेप्स हैं, तो वो हमें डिस्कस करने। तो सबसे पहला स्टेप इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से हमारा मतलब है कि एनवायरनमेंट से हमने एयर को लिया, एनवायरनमेंट से हमने एयर को इनहेल करा, ऑक्सीजन को इनहेल करा और वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आई, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनिज्म ने जब एनवायरनमेंट से किसको लिया, गैस को लिया, एनवायरनमेंट से गैस को इनहेल करा और वो गैस उसकी बॉडी के अंदर आई, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन? एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल की क्या है? तो जब वो गैस हमारी बॉडी में आई, दैट गैस कम्स इनटू आवर बॉडी और उसके बाद वो हमारे सेल्स के अंदर गई। जब वो हमारे सेल्स के अंदर चली गई गैस, तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द टिश्यू सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। मतलब अब वो गैस हमने एनवायरनमेंट से बॉडी में ले ली थी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया था। अब उसमें से जो ऑक्सीजन बची, वो ऑक्सीजन कहाँ चल गई? हमारे सेल्स के अंदर, हमारे टिश्यूज के अंदर। और सेल्स और टिश्यूज के अंदर जब वो गैस चली जाती है, जब वो ऑक्सीजन चली जाती है, तो दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। नाउ लास्ट वन इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? उस ऑक्सीजन की मदद से जब वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किससे होता है, एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ऑक्सीडेशन होता है, जब वो ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब वो ग्लूकोज का, फूड से क्या है, ग्लूकोज। होता तो प्रोटीन का भी है, होता तो फैट का भी है, बट इन जनरल हम ग्लूकोज कंसिडर करते हैं। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है सेल्स के अंदर उस ऑक्सीजन की मदद से जो हमने इनहेल करी थी, तो दैट इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। 3 स्टेप देखी, एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बॉडी के अंदर आने के बाद जब टिश्यूज में गई, जब सेल्स में गई, इंटरनल रेस्पिरेशन। उसके बाद सेल्स में जाने के बाद जब उसने फूड का ब्रेक डाउन कर दिया, उसने ग्लूकोज को तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, उस टाइम हमारा चलेगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद ही हमें क्या मिलती है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद ही हमें मिलती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, दैट वाज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना इसे। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, हमारा टॉपिक है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। प्लांट्स में भी होता है क्या? हमने सुना है ना कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं दिन के टाइम और CO2 रिलीज करते हैं, एंड वाइस वर्सा रात के टाइम वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, यही हमने देखा। दिन के टाइम तो क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। रात के टाइम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। गैसेस का एक्सचेंज तो हो रहा है। अब एक मैंने बताया था, एनर्जी बनने के लिए रेस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है। तो एक क्वेश्चन आएगा कि प्लांट्स में एनर्जी की क्या जरूरत है? अच्छा, प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है भाई, रूट्स से अगर वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो पूरे प्लांट तक भेजना है, एनर्जी की नीड लगती है। और फूड है, फूड को अगर पूरे प्लांट में हमें ट्रांसपोर्ट कराना है तो एनर्जी की नीड लगती है। तो बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत है, और उसके लिए प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा? रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। तो रेस्पिरेशन प्लांट कैसे करता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहर के एनवायरनमेंट से वो गैस को एक्सचेंज कैसे करता है, वो ऑक्सीजन कैसे लेता है या वो CO2 कैसे लेता है, वही हमें देखना है। तो इन प्लांट्स
गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स कहां आते हैं, लो कंसंट्रेशन पे। जब मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे आते हैं, क्या आते हैं, मॉलिक्यूल्स, तो इट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे। मतलब मेरी बात सुनो, ये प्लांट है, एक स्लाइड बना लेते हैं, इधर देख लेते हैं। कंसिडर इट इज अ प्लांट। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है। अब प्लांट को ये जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की। CO2 का अमाउंट बाहर के एनवायरनमेंट में ज्यादा है, तो अब इसके जरूरत है, तो ये बाहर के एनवायरनमेंट में ज्यादा है, तो बाहर CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। प्लांट के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ये जब बॉडी सरफेस से या किसी भी चीज से, जो हम देखेंगे कि ये कैसे उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, आगे देखेंगे, जब ये उस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर की तरफ ले लेता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, तो इट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन पे आते हैं, मतलब जहां पर उनका हाई अमाउंट प्रेजेंट है, वहां से वो लो अमाउंट की तरफ आते हैं, तो उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स इंडिविजुअली। प्लांट्स में जो गैसेस का एक्सचेंज है, हमारे में तो लंग्स होता है, हमारे में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज रूट्स भी करती है, लीव्स भी करती है, एंड स्टेम भी करता है। कैसे करता है, क्या उन पे कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी मदद से वो ऐसा करते हैं, तो जी हाँ, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा रेस्पिरेशन इन रूट्स। रूट्स कैसे रेस्पिरेशन करती है, रूट्स तो जमीन के नीचे होती है, और जमीन के नीचे क्या एयर होती है, तो हाँ, जब मान लो अगर ये सॉइल है, दिस इज सॉइल, ठीक है, क्या है यहां पर, बहुत सारी सॉइल है। अब सॉइल के बीच में क्या है, स्पेसेस प्रेजेंट होती है, और ये आ गई हमारी रूट आ गई। क्या आ गई, हमारी रूट आ गई। तो सॉइल के बीच में क्या है, स्पेसेस जो प्रेजेंट होती है ना, उन स्पेसेस में एयर भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, एयर। और उस एयर की मदद से ही ये क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यंग रूट्स की। जो रूट्स न्यू रहती है, यंगर प्लांट्स में जो रूट्स रहती है, वो कैसे करती है, तो वो गैसेस एक्सचेंज करती है रूट हेयर्स की मदद से। क्लास 6 गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर है आपका, जिसमें कुछ इस टाइप की रूट्स रहती है, ठीक है, कुछ इस टाइप की क्या रहती है, हमारे पास रूट्स रहती है। ये सॉइल हो गई, और इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं रूट्स पे, जिन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर्स। आई बात समझ में, आई होप आ गई होगी। तो रूट हेयर्स ऑफ यंग रूट्स आर इन कांटेक्ट विद एयर। अब अगर ये मान लो कि ये यंग रूट्स हैं, और यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है हमारे पास सॉइल पार्टिकल, ठीक है, बहुत सारे सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट है, और ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ब्लू ब्लू मैंने बना दी एयर। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या है, एयर है। तो ये एयर क्या करेगी, ये रूट हेयर्स क्या करेंगे, इस एयर को एक्सचेंज कर लेंगे, इस एयर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उसी वजह से क्या होगा, यंगर प्लांट्स में, यंगर रूट्स में रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि रूट हेयर्स क्या है, परमिएबल है। क्या है, रूट हेयर्स परमिएबल है गैसेस के लिए। परमिएबल का मतलब होता है, परमिएबल का क्या मतलब होता है, परमिएबल मींस दे अलो एंट्री ऑफ substances
ये रूट हेयर्स जो हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करेंगे जो रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं यंग रूट्स में। कैसे करेंगे? क्योंकि ये क्या है, परमिएबल है। परमिएबल का मतलब ये किसी भी चीज का अंदर आना और बाहर जाना अलाउड करते हैं, अलाउ करते हैं। दैट्स वाई परमिएबल का मतलब होता है कि आप अंदर जा सकते हो और बाहर आ सकते हो, दैट इज परमिएबल। ठीक है, तो ये परमिएबल होते हैं, ये अलाउ कर देते हैं सब्सटेंसेस की एंट्री को। दैट्स वाई ये रेस्पिरेशन यंग रूट से कर लेते हैं। नाउ ओल्डर रूट्स की बात करें, अगर रूट्स पुरानी हो जाती है तो उनमें क्या होता है, इन ओल्डर रूट्स एंड स्टेम्स का भी बाद में देख लेंगे, पर ओल्डर रूट्स का अगर देखें, द सरफेस टिश्यूज आर इम्परमिएबल टू गैसेस। जब ये रूट्स क्या हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, क्या हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो इनकी जो सरफेस होती है ना रूट्स की, अब ये परमिएबल नहीं रहती। तो अब परमिएबल नहीं रहती, इम्परमिएबल हो जाती है। इम्परमिएबल का मतलब पहले तो ये सब्सटेंस, पहले तो गैस की एंट्री अलाउ कर रहा था ना अपने अंदर, अब ये गैस को अपने अंदर नहीं आने देगा। तो फिर ये रूट से कैसे करेंगे रेस्पिरेशन? तो दे हैव परमानेंटली ओपन पोर्स कॉल्ड लेंटिकल्स। ठीक है, तो अब क्या होता है, बीच बीच में, रूट्स के बीच बीच में, टिश्यूज में पोर्स ओपन हो जाते हैं। क्या ओपन हो जाते हैं? पोर्स ओपन हो जाते हैं, छोटे छोटे होल्स ओपन हो जाते हैं परमानेंट, जब ये ओल्ड हो जाती हैं, और उन्हें हम बोलते हैं लेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स। और इन्हीं लेंटिकल्स की मदद से ये गैसेस एक्सचेंज करती हैं। आगे बात करते हैं, तो ये देख लो एक बार डायग्राम में, रूट है, रूट हेयर से क्या कर रहे हैं, और ये रूट हेयर सॉइल है, और सॉइल के बीच में ये एयर स्पेसेस है। ठीक है, और ये एयर स्पेसेस में एयर प्रेजेंट है, और ये रूट हेयर्स उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नाउ रेस्पिरेशन इन हर्बेशियस स्टेम। सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम की। तो इन हर्बेशियस, हर्बेशियस का मतलब ग्रीन स्टेम। कुछ प्लांट्स का स्टेम कैसा रहता है? ग्रीन रहता है। ठीक है, जब वो अर्ली स्टेज में रहते हैं, जब वो बिल्कुल यंग रहते हैं, उग रहे होते हैं, तो उनका स्टेम कैसा रहता है? ग्रीन। तो ग्रीन स्टेम जब रहता है ना, तो उस स्टेम पे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटा क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। आई थिंक आप सबको पता होगा कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा इज अ स्मॉल पोर लाइक ओपनिंग, स्मॉल पोर होते हैं, ओपनिंग होती है जिसके थ्रू प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज करते हैं। नाउ अब हार्ड और वुडी स्टेम में क्या होता है? हार्ड और वुडी स्टेम में बिग प्लांट्स एंड ट्रीज हैव लेंटिकल्स प्रेजेंट। लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब मैंने बताया ना, परमानेंटली पोर्स ओपन हो जाते हैं डेड सेल्स में। जब वो पुराने हो जाते हैं, इम्परमिएबल हो जाते हैं, तो परमानेंट पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो अगर मैं लेंटिकल्स की बात करूं, ठीक है, तो ये जो मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसे ध्यान से देखना, ये मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूं ना, तो ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन तो प्लांट की सरफेस है, और बीच में ये जो इतना बड़ा गैप आ रहा है ना, जिसे मैं ब्लू लाइन से ड्रॉ करता हूं या रेड से कर देता हूं, ये जो इतना बड़ा गैप आ रहा है ना, दिस इज द ओपनिंग। यही क्या है? ये ओपनिंग ही क्या है? लेंटिकल है। दिस ओपनिंग, ये एक पूरी सरफेस चल रही है रूट की और स्टेम की, और बीच में ये गैप आ गया, एंड दिस गैप, ये रेड वाली जो मैंने बनाई, एंड दिस गैप इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इस गैप को हम? लेंटिकल बोलेंगे। परमानेंटली ओपन पोर है, और ये बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट में गैस को एक्सचेंज होने देगा। इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि ये मेरा हाथ एक स्टेम है, अब ये पुराना हो चुका है, यहां पर अब क्या हो जाएंगे? परमानेंट होल्स हो जाएंगे, परमानेंट छेद हो जाएंगे, उन्हें हम बोलेंगे लेंटिकल्स, और बाहर से अंदर, अंदर से बाहर गैस को एक्सचेंज करने में वो हमारी हेल्प करेंगे स्टेम्स में, या हार्ड वुडी स्टेम्स। और जब रूट्स पुरानी हो जाती है तो उनमें लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप क्लियर हो गया। नाउ रेस्पिरेशन इन लीव्स। लीव्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है? एक ही है भाई रेस्पिरेशन इन लीव्स में, तो सबको पता है, स्टोमेटा। बचपन से सुनते आ रहे हो, लीव्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, तो यहीं पर ही देख लेंगे। सरफेस ऑफ लीव्स possesses numerous tiny pores called as stomata। छोटे छोटे अगर ये लीफ की सरफेस बना देता है, हम क्या बना दी ये हमने? लीफ की सरफेस बना दी, और लीफ की सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमें आंखों से तो नहीं दिखते, और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा यानी कि छेद है। अगर छेद है तो छेद से तो कोई भी चीज आ जा सकती है, पोर्स हैं, टाइनी होल्स हैं,
कोई भी चीज आ जा सकती है, तो ये क्या करेंगे, ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, गैसेस इनके थ्रू अंदर बाहर जाएगी। जब क्या होगा, जब ऑक्सीजन प्लांट्स ने लिया, सॉरी जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने लिया, तो अब क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट, ऑक्सीजन में। और जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन का अमाउंट अंदर बढ़ जाएगा, तो ये स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके के रफली डायग्राम अगर मैं आपको बताऊं तो एक कुछ इस तरीके के क्या होते हैं हमारे पास, स्टोमेटा होते हैं। दिस इज अ ओपन स्टोमेटा। यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा के अराउंड जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। स्टोमेटा का ओपन होना, खुलना और बंद होना कौन कंट्रोल करता है, ये गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं। ये गार्ड होते हैं स्टोमेटा के। ये इसका जैसे गेट पे गार्ड होते हैं ना हमारे, कहीं भी आप जाते हो होटल्स में तो गार्ड होते हैं, तो वो क्या खोलते हैं, गेट खोलते हैं, गेट को बंद करते हैं। तो इसी तरीके से स्टोमेटा में जो होते हैं वो गार्ड सेल्स होते हैं, एक सेल्स होते हैं पर्टिकुलर जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटा का खुलना, स्टोमेटा का बंद होना ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज कौन कंट्रोल करते हैं, गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं। क्लियर हो गया। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हमने यहाँ पर खत्म कर लिया। इसके बाद बारी आती है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की। अगर हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात करें तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन होता है। चार्ट एक पूरा है यहाँ पर, जल्दी से समझा देता हूँ इसे। अगर बॉडी की सरफेस से कर रहे हैं आप रेस्पिरेशन, सेल की सरफेस से कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गन नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, डायरेक्ट सेल की सरफेस से एनवायरमेंट, मतलब अगर ये सरफेस है, ये एक सेल है पर्टिकुलर और ये एनवायरमेंट है, ये डायरेक्ट गैस सेल के अंदर आई, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, और एक्सचेंज होने के बाद ये सेल के बाहर चली गई, दैट इज सेल सरफेस रेस्पिरेशन। ऑर्गन्स इन्वॉल्व जनरल बॉडी सरफेस, मतलब वो सरफेस ही रह गई। और एग्जांपल है इसके अमीबाई जो कि है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नाउ ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ट्रेकियल रेस्पिरेशन ट्रेकिया और ट्रेक्यूल से होता है, इंसेक्ट में होता है। ट्रेकिया ट्रेक्यूल्स हम देख लेंगे होते क्या है। ब्रांकियल रेस्पिरेशन, जब फिशेस गिल्स से रेस्पायर करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांकियल रेस्पिरेशन। इसके एग्जांपल है फिशेस, कौन करता है, फिशेस। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है, जब आप स्किन से रेस्पायर करते हैं, जब डायरेक्ट स्किन के थ्रू आप रेस्पायर कर रहे हैं तो दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और कौन करता है, फ्रॉग करता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग्स से जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जब आपके पास लंग्स है रेस्पायर करने के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कौन करते हैं, एम्फीबियंस करते हैं, रेप्टाइल्स करते हैं, बर्ड्स करते हैं। मतलब फ्रॉग स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता है, फ्रॉग लंग्स से भी रेस्पिरेशन कर सकता है। लास्ट में आता है हमारे पास बकल रेस्पिरेशन। आपकी बकल कैविटी में, आपकी तो नहीं, फ्रॉग की बकल कैविटी में एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है, एक लाइन प्रेजेंट होती है, और उस लाइन के थ्रू वो रेस्पिरेशन कर सकता है। उसकी बकल कैविटी में एक लाइन है, उसके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड बकल रेस्पिरेशन। कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, बकल कैविटी इन्वॉल्व है, और किस में होता है, फ्रॉग में। तो फ्रॉग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कर सकता है, जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कर सकता है, जो बकल रेस्पिरेशन भी कर सकता है एज पर देयर नीड। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करने के लिए अगर आपको बेटर रेस्पिरेशन चाहिए तो क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, देख लेते हैं एक बार। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यू नीड टू रेस्पायर बेटर। लार्ज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। जितना ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया आपके पास होगा, आप उतना ही बेटर रेस्पिरेशन कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा अमाउंट में गैस को एक्सचेंज कर सकते हैं। थिन वॉल्स, अगर ये मान लो एक वॉल है थिक, ठीक है, ये वॉल कैसी है, बहुत ज्यादा थिक है, बहुत मोटी वॉल है, और ये वॉल कैसी है, बिल्कुल थिन, ठीक है। दिस वॉल इज थिक, दिस वॉल इज थिन। अब मुझे एक चीज बताना, अगर ये गैस अंदर आ रही है, अगर ये गैस अंदर आ रही है तो किस वॉल को पेनिट्रेट करना, किस वॉल से अंदर आना ज्यादा इजी रहेगा, थिक वॉल से या थिन वॉल से। ऑब्वियसली थिन वॉल है, पतली वॉल है, तो उससे ही आपका गैस का अंदर आना ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस वजह से क्या होगा, आपके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है उसकी सरफेस कैसी रहनी चाहिए, थिन रहनी चाहिए, ताकि अच्छे से बिल्कुल इजीली डिफ्यूजन हो सके और गैसेस एक्सचेंज बिल्कुल इजी हो सके। लास्ट, रिच ब्लड सप्लाई,
आपकी बॉडी में वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, प्रॉपर ब्लड सप्लाई बॉडी में होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। इस ऑक्सीजन को बॉडी में कौन कैरी करेगा, जो आ रही है, ब्लड कैरी करेगा। और अगर ब्लड अच्छा अमाउंट में आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है तो मतलब रेस्पिरेशन भी बिल्कुल अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि ये ब्लड आपके हर एक सेल में उस ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। नाउ सबसे पहले हम ए की बात करते हैं, दैट इज सेल सरफेस गैसेस एक्सचेंज। सेल की सरफेस से कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है, ये होता है हमारा अमीबा और पैरामीशियम में। डायग्राम दे रखा है अमीबा का, फिर भी मैं एक बार ये बता देता हूँ। अगर मैं ये अमीबा बना देता हूँ, ठीक है, नाउ दिस इज अमीबा, ये न्यूक्लियस है। अमीबा सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, एक सेल का बना हुआ है, तो क्या ही ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा कुछ भी नहीं करता, ये अमीबा का सेल है, सिंगल सेल है, बाहर से गैस आएगी और ये रेस्पायर करेगा और ये गैस वापस निकल जाएगी, ये O2 आई और ये CO2 निकल गई, यही हुआ अमीबा का बस। बाहर से O2 आई, ये बॉडी सरफेस है, मतलब ये जनरल सेल सरफेस है। यहाँ से क्या हुआ, अमीबा ने गैस को लिया, O2 को लिया और CO2 को बाहर निकाल दिया, एंड दिस इज सेल सरफेस रेस्पिरेशन। डायरेक्टली सेल की सरफेस से ही उसने रेस्पायर कर लिया। नाउ द सेकंड थिंग इज बकल रेस्पिरेशन। मैंने आपको फिर पहले ही बता दिया, frogs also have a respiratory surface on their lining of their mouth on which gas exchange can take place। माउथ है फ्रॉग का, ये माउथ के यहाँ पर लाइनिंग प्रेजेंट होती है, बकल कैविटी। भाई मैंने बकल कैविटी बताई थी, अपने मुंह की लाइनिंग क्या होती है, अपना मुंह ओपन होते ही जो ये चेम्बर है, ओपन होते ही जो ये आपका स्पेस प्रेजेंट है अंदर, जिसमें आपके टीथ और टंग है, दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी। तो फ्रॉग की जो बकल कैविटी होती है उसमें एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है और उस लाइनिंग के थ्रू भी वो गैस को एक्सचेंज कर सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड बकल रेस्पिरेशन। तो फ्रॉग हमारा 3 तरीके का रेस्पिरेशन कर सकता है। 3 तरीके का कौन सा कर सकता है, पहला तो है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस कौन सा, बाय स्किन। दूसरा है पल्मोनरी, दैट इज बाय लंग्स। और तीसरा है बकल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फ्रॉग 3 तरीके से रेस्पिरेशन हमारा कर सकता है। आई बात समझ में, बकल रेस्पिरेशन क्या है, अपनी बकल कैविटी यानी फ्रॉग की बकल कैविटी में एक लाइनिंग प्रेजेंट होगी, उसके थ्रू एक लाइन प्रेजेंट होगी और उस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू वो गैस को एक्सचेंज कर सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड बकल रेस्पिरेशन। नाउ आगे बढ़ते हैं, दिस इज रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म है, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, ठीक है, ठीक है, कंसिडर इट्स एज अ अर्थवॉर्म, कंसिडर दिस एज अ अर्थवॉर्म, इसे अर्थवॉर्म कंसिडर कर लो। अब अर्थवॉर्म की क्या है, ये स्किन है, ये बाहर की जो लाइनिंग है, दिस इज स्किन ऑफ अर्थवॉर्म। अब अर्थवॉर्म में कोई बहुत ज्यादा पूरा पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होता, तो अर्थवॉर्म क्या करेगा, अर्थवॉर्म रेस्पिरेशन करेगा स्किन से। किससे रेस्पिरेशन करेगा, स्किन से। ये CO2 बाहर के एनवायरनमेंट से स्किन के थ्रू अंदर बॉडी में आई, और सॉरी ये O2 जो है ऑक्सीजन, प्लांट्स की आदत हो गई बार बार CO2 बोल रहे हैं हम, ठीक है, ये जो O2 है ये बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर बॉडी में आई, यूज हुई और CO2 में कन्वर्ट हो गई और स्किन से ही बॉडी से बाहर चली गई, और इसी को क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है, फिर से बता रहा हूं, CUTANEOUS, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट रेस्पिरेशन इन फिशेस, पैदा हुए तब से पढ़ रहे हो, फिश रेस्पायर थ्रू गिल्स। फिश किससे रेस्पायर करती है, गिल्स से रेस्पायर करती है। फिश रेस्पायर थ्रू गिल्स, एक ही चीज याद रख लेना, कभी कोई पूछ ले कि फिश कैसे रेस्पायर करती है, तो फिश रेस्पायर थ्रू गिल्स। क्या होते हैं गिल्स, ये फिश का डायग्राम इसे बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले अपनी एक फिश बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक हमारी फिश बना ली, फाइंडिंग नीमो हमने हमारा बना लिया।
ये इसकी आंख बना दी, गंदी सी बहुत फिश हमने बना ली। अब क्या होगा, चलो यार अच्छी बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी अच्छी बना लेते हैं, इज्जत कर लेते हैं फिश की थोड़ी। ठीक है, अब कभी देखा है फिश के यहाँ ना, किसी ने फिश देखी हो तो यहाँ ऐसी लाइंस प्रेजेंट होती है, ठीक है, सबने देखी होंगे फिश के यहाँ पर माउथ के इधर लाइंस प्रेजेंट होती है, और यही क्या होता है, गिल्स होते हैं। क्या होता है, गिल्स होते हैं। और ये गिल्स से ही फिश क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज करती है। आई बात समझ में? तो ये गिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये देख लो, ये रीजन क्या है, दिस रीजन आर इज गिल्स। यहाँ पर गिल्स हैं, और एक कवर से ये कवर्ड होते हैं। एक भाई अपन कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं ना, वैसे गिल्स के ऊपर भी एक कवर रहता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, गिल कवर्स। तो कोई भी पूछ ले फिश कैसे रेस्पायर करती है, तो फिश रेस्पायर थ्रू गिल्स, और उसके ऊपर एक कवर होता है, दैट इज कॉल्ड गिल कवर। नाउ फाइनली इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े कैसे रेस्पायर करते हैं, हाउ इंसेक्ट्स रेस्पायर। तो इंसेक्ट्स की बॉडी होती है ना, इंसेक्ट्स की बॉडी पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेद। ये देख लो, अगर ये एक इंसेक्ट मैंने बनाया, कॉकरोच बना दिया, चलो अच्छा सा तो नहीं बना पर ठीक है बना दिया मैंने, तो ये एक इंसेक्ट मैंने बनाया, तो इसकी बॉडी पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होंगे, टाइनी होल्स प्रेजेंट होंगे। लीफ पे स्टोमेटा टाइनी होल्स प्रेजेंट थे ना, सिमिलरली इंसेक्ट्स की स्किन पे भी टाइनी पोर्स, टाइनी होल्स प्रेजेंट होंगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्पेरिकल्स। क्या बोलेंगे उन्हें हम, स्पेरिकल्स बोलेंगे। टाइनी होल्स किस पे, इंसेक्ट के बॉडी पे, और उन्हें हम बोलेंगे स्पेरिकल्स। अब स्पेरिकल से ये गैस को एक्सचेंज करेंगे, गैस को एनवायरनमेंट से लेंगे, और उसके बाद एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है इसके अंदर, एक ट्यूबुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, ट्रेकिया। तो ये इसने क्या करा, होल्स से, तो ये मान लो ये क्या है हमारा, स्पेरिकल, ये स्पेरिकल है एक हमारा, ठीक है। स्पेरिकल से होल से आया, अब पूरा एक ट्यूबुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर। होल से आ गया ट्यूबुलर सिस्टम, दिस ट्यूबुलर सिस्टम इज कॉल्ड ट्रेकिया। क्या बोलेंगे इसे, ट्रेकिया बोलेंगे। तो क्या होगा, उसकी बॉडी पे होल्स प्रेजेंट होंगे, उस होल से ट्रेकिया में जाएगा, जो ट्यूबुलर सिस्टम है उसमें गैस जाएगी, और ट्यूबुलर सिस्टम से डिफ्यूजन के थ्रू इंसेक्ट्स के ब्लड में वो गैस चली जाएगी, और इट इज कॉल्ड ट्रेकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, मैंने बताया था ना इंसेक्ट्स में कौन सा रेस्पिरेशन होता है पिछले चार्ट में, दैट वाज कॉल्ड ट्रेकियल रेस्पिरेशन। तो क्या है यहाँ पर, ड्यूरिंग ब्रीदिंग ऑक्सीजन ऑफ एयर एंटर्स द स्पेरिकल, स्पेरिकल यानी कि ये होल्स में एंटर हुई ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रीचेस टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंसेक्ट। अब इंसेक्ट है, स्पेरिकल है, यहाँ ट्यूबुलर सिस्टम प्रेजेंट है जो पूरी बॉडी में, पूरे पार्ट में पहुंचा देगा गैस को, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेकिया। लास्टली द सेम मैकेनिज्म इज फॉलोड इन अदर इंसेक्ट। अगर ये ग्रास हॉपर है, ये ग्रास हॉपर की बात करी थी अपन ने, राम जी का घोड़ा जो बोलते हैं अपन, तो ग्रास हॉपर की बात करी थी। ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर में स्पेरिकल से होता है, और इसी तरीके से अदर इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड बीज, हाउस फ्लाइज मक्खी, मॉस्किटोज मच्छर, और बीज यानी मधुमक्खी, इन सब में भी स्पेरिकल्स और ट्रेकिया का यूज करके रेस्पिरेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमंस की बात करेंगे। अभी तक का हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा रहा, सबको शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।